केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर है। आज स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइंड होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो रिएक्टेंट में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म्ड होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड होगा। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसको साथ के साथ बैलेंस भी करते रहेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे 2 पुट करने पर मैग्नीशियम के दो एटम्स हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी 2 पुट कर देंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म करेंगे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है, यहाँ क्लोरीन के भी दो हैं, और प्रोडक्ट में एक ही है, तो यहाँ पे 2 कोफिशिएंट पुट कर देंगे। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। आयरन प्लस सल्फर कंबाइन होकर फॉर्म करेंगे आयरन सल्फाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं क्विकलाइम या ओनली लाइम। जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये वाटर के साथ विग्रियसली रिएक्ट करेगा और बहुत सारी हीट रिलीज करेगा और एक प्रोडक्ट बन के आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम कहते हैं स्लेक लाइम। ठीक है, ये पहले क्या होगा, सॉलिड होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सॉलिड होगा, लेकिन जब इसके में और ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ही होता है जिसको हम ब्रश के साथ वॉल पे अप्लाई करते हैं। फिर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये धीरे धीरे इसके साथ कंबाइन होगा और एक शाइनिंग लेयर बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, जिसे हम लाइम कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर और बहुत सारे इस तरह के रिएक्शंस में बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी रिएक्शन में इवॉल्व होती है तो वो रिएक्शन मिक्सचर को वार्म बना देती है, गर्म बना देती है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट भी रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना और थर्मिक का मतलब होता है थर्मल। थर्मल का मतलब हीट है, तो हीट का निकलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो फॉर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे भी हीट जो है वो रिलीज होगी। आगे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका। इसको आप बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए और यहाँ पे भी 2 पुट कर देंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, कार्बन का 1 है, यहाँ पे भी कार्बन का 1 है। अब ये बैलेंस है। इसी तरह से जो हम फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करके हम उसे सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी। तो ये रेस्पिरेशन भी जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाता है। ठीक है, इस इक्वेशंस को भी हम बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 पुट कर देंगे आप, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट शुरू करते हैं। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक कंपाउंड जो है स्प्लिट होता है और दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस क्रिएट करता है, बनाता है। तो इस तरह के रिएक्शन में एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है? हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो इस बेस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट में बांटा गया है। इससे पहले जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती थी, एनर्जी रिलीज होती थी, और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। तो इसके 3 पार्ट हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट अप्लाई करने पर होता है उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम वो वाला रिएक्शन देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट अप्लाई करने पर होता है। तो हीट का मतलब थर्मल है, तो इसलिए इसका नाम रखा है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल देखते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, जो एक सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। नेक्स्ट देखते हैं। एक होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो एक्चुअल में फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है। फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट का FeSO4, और हेप्टाहाइड्रेट के लिए यूज होता है 7H2O। ठीक है,
तो ये क्रिस्टल जो होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं। जब इन क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो पहले इसमें से जो 7 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ये रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, दे फर्स्ट लूज 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। और फॉर्म करता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जिसमें से वाटर रिमूव हो गया, वो एनहाइड्रस, उसको एनहाइड्रस बोलते हैं। अभी बचता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है, FeSO4 जो वाइट कलर का है। जब इसमें से हीट पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है एक सॉलिड में, जिसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और इसका कलर होता है ब्राउन। और 2 गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो Fe का 1 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। तो 2 कोफिशिएंट पुट करने पर यहाँ पे Fe के 2 हो गए और यहाँ पे भी Fe के 2 हैं, एटम है। यहाँ पे सल्फ़र के 2 हो गए, यहाँ पे भी सल्फ़र 2 हैं। ऑक्सीजन के 2 4 जा 8 हो गए, यहाँ पे 3 2 5 6 7 8, तो बाकी अब ये बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ठीक है, इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस कर देंगे। ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप 2 पुट कर दो, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई है इक्वेशन। अब हमने हीट के 3 एग्जाम्पल देख लिए, आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है एसिडिफाइड वाटर में तो ये डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, ये वाटर है H2O, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी 2 हैं। यहाँ हाइड्रोजन के तो 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन का 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 कोफिशिएंट लगा दिया। 2 कोफिशिएंट लगाने पर यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो यहाँ पे भी हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट यूज़ करने पर होते हैं, उसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके 2 एग्जाम्पल देखेंगे, ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी गिवन है। सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर एक सॉलिड और क्लोरीन गैस। क्लोरीन के यहाँ पे 2 एटम है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी 2 पुट कर देंगे बैलेंस करने के लिए। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो वो फॉर्म करेगा सिल्वर सॉलिड और ब्रोमाइड गैस। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस में हमने देखा कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो वो सारे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होते हैं इनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जिस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे, इसी तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, अलग कर देता है। तो ये रिएक्शन तभी हो पाते हैं जब एक मेटल दूसरे मेटल से मोर रिएक्टिव है। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये एक्वेस सॉल्यूशन है। जब हम इसमें जिंक की एक स्ट्रिप डालेंगे, जिंक मेटल की एक स्ट्रिप प्लेस करेंगे तो फॉर्म्ड होगा जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये कॉपर को इसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब हम इसमें आयरन का एक पीस प्लेस करेंगे तो फॉर्म्ड होगा आयरन सल्फेट और कॉपर। ठीक है, तो कॉपर जो है वो अपने सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी तरह से कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म्ड होगा मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर। ठीक है, तो अब ये सारे रिएक्शन जो हैं इसमें हम देख सकते हैं कि जिंक, आयरन और मैग्नीशियम ये मेटल्स जो हैं ये कॉपर मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए ये रिएक्शंस हुए हैं। अगर हम बात करें आयरन सल्फेट की, आयरन सल्फेट में जब आप कॉपर को प्लेस करोगे तो कोई रिएक्शंस नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर जो है आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसके लिए आपको सारी जो रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ये एनसीईआरटी पेज नंबर 45 पे गिवन है। ये मोर रिएक्टिव मेटल है और यहाँ से ऐसे जा रहे हैं ये होते जा रहे हैं लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ है कॉपर, तो कॉपर से अभी हमने जो जो इक्वेशंस लिए हैं, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम। आप देखिए जिंक, आयरन, मैग्नीशियम ये सारे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इन्होंने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? FeSO4 सॉल्यूशन में जब आप कॉपर को प्लेस करोगे तो कॉपर जो है आयरन से लेस रिएक्टिव है ना, तो ये कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो इस केस में कोई रिएक्शंस नहीं होगा। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं कि ये सारी इक्वेशंस बैलेंस है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें दो रिएक्टेंट आयंस एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है आयंस, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। आयंस का क्या मतलब होता है? जब एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बन जाता है आयंस। ठीक है, अब जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज आयंस, जिसे हम कहते हैं एनायन। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज आयन, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से। नॉर्मली एक एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस तरह से वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज आयंस, जिसे हम कहते हैं कैटायन। और अगर गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज आयन, जिसे हम कहते हैं एनायन। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं ये देखते हैं। पहला फॉर्मूला देखिए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये फॉर्म करेंगे NaCl एक सॉल्ट सॉल्यूशन और बेरियम सल्फेट एक इनसोल्यूबल सॉलिड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा सोडियम का फॉर्मूला NaSO4। तो सोडियम में होता है एक पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट में होता है दो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम इसमें होते हैं दो पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन में होते हैं वन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये जाएगा इस नेगेटिव चार्ज के साथ, क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज के साथ, तो ये फॉर्म करेगा NaCl। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, और बेरियम पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट नेगेटिव चार्ज, ये दोनों में ही दो दो चार्ज हैं, ये इसमें दो नेगेटिव चार्ज, इसमें दो पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज कैंसिल हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा इस वाले नेगेटिव चार्ज के साथ, तो ये बनेगा BaSO4। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मेशन होती है। तो दो सॉल्ट सॉल्यूशन कंबाइन होकर एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं और एक इनसोल्यूबल सॉलिड बनाते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन दोनों के दो दो एटम है और यहाँ पर एक एक है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 कोफिशिएंट पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस भी हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। लेड नाइट्रेट NO3। लेड में होते हैं दो पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट में होते हैं 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज, इसमें एक नेगेटिव चार्ज। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला इस तरह से क्रॉस करके क्या बनता है? PbNO3(2). ठीक है, फिर पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम में होता है एक पॉजिटिव चार्ज और आयोडाइड में होता है एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा इस नेगेटिव चार्ज के साथ, तो ये क्या बनेगा? PbI2, है ना। ऐसे जब क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा PbI2 लेड आयोडाइड। ये एक सॉलिड फॉर्म होगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज जाएगा इस वाले नेगेटिव चार्ज के साथ, तो ये फॉर्म करेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एक्यूज सॉल्यूशन। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं। वो रिएक्शन जिसमें एक इनसोल्यूबल सॉलिड जो है वो फॉर्म्ड होता है और सॉल्यूशन से अलग होता है, सेपरेट हो जाता है। इस तरह के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें कोई प्रेसिपिटेट यानी कि इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म्ड हुआ है।
अब एक और होते हैं जिसमें एक बेस NaOH, ये क्या है, बेस है, HCl एसिड है, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, NaCl सॉल्ट और H2O वाटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूरी बैलेंस्ड है तो इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं थी, इसको आप बैलेंस करेंगे। आयोडाइड के यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे इसके भी 2 हो गए, ठीक है। पोटेशियम के भी 2 हो गए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 हो गए और नाइट्रोजन के 2 हो गए, यहाँ नाइट्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन के भी 6 हैं, तो इक्वल हो गए अभी। अब ये बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस और एसिड, यहाँ पे 2 सॉल्ट थे, यहाँ पे एक बेस और एक एसिड है, ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म नहीं हुआ है। तो इस तरह के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आप एसिड बेस सॉल्ट में और अच्छे से पढ़ोगे। इसमें ये वो रिएक्शंस होता है जिसमें कोई जिसमें कोई सॉलिड जो है वो फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म नहीं हुआ। अब ये यहाँ देखेंगे Na जो है ये है पॉजिटिव चार्ज, OH जो है ये है नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। तो Na गया Cl के साथ, इस ये पॉजिटिव चार्ज गया इस नेगेटिव के साथ, और H गया OH के साथ, तो H और OH क्या फॉर्म करेंगे, H2O, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक यहाँ तक पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस।